नमस्कार। आज हम जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में जो हाल में तनाव बढ़ा है और जो सीमा पार हिंसा हुई है उस पर एक नज़र डाल रहे हैं। जी, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम भारत के ऑपरेशन सिंदूर और फिर जो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई हुई उसके नतीजों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। खास तौर पर हम देखेंगे कि ये सब हुआ कैसे, घटनाओं का क्रम क्या था और पुंछ में आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए इस स्थिति को जरा गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं ऑपरेशन सिंदूर से। ये 7 मई 2025 की बात है। भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में सुना है 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए। हाँ, 9 ठिकानों पर। और ये कार्रवाई हुई 22 अप्रैल को पहलगाम में, जो एक भयानक आतंकी हमला हुआ था उसके जवाब में। उस हमले में 26 भारतीय पर्यटक मारे गए थे। जी, वो बहुत ही दुखद घटना थी। तो भारत सरकार का कहना था कि उनका मकसद मतलब लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे जो आतंकी समूह हैं उनके ठिकानों को नष्ट करना था। हाँ, और यहाँ एक आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण बात ये है कि 1971 के युद्ध के बाद ये पहली बार था जब भारत ने इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके कोई सैन्य कार्रवाई की। अच्छा, 1971 के बाद पहली बार? जी हाँ, ये एक तरह से भारत की जो आतंकवादी विरोधी रणनीति है उसमें एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। और भारत ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि ये हमले पूरी तरह केंद्रित थे, मतलब फोकस थे, नपेतुले थे और उनका मकसद तनाव बढ़ाना बिल्कुल नहीं था। और ये भी साफ कहा गया कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। ठीक है, ये तो हुआ भारत का पक्ष, लेकिन जाहिर है सीमा पार से कुछ और ही बताया जा रहा होगा। बिल्कुल। पाकिस्तान का दावा है कि इन हमलों में नागरिक मारे गए, बच्चों समेत उन्होंने कहा 31 नागरिक मारे गए और कोई 46 घायल भी हुए। 31 नागरिक? जी, ये पाकिस्तान का दावा है और पाकिस्तान सरकार ने इसे बहुत सख्ती से लिया। इसे सीधे तौर पर युद्ध छेड़ने वाली कार्रवाई कहा और जवाबी कार्रवाई का संकल्प लिया। तो जाहिर है इससे तनाव और बढ़ा। हाँ, बहुत ज्यादा। ये दिखाता है कि कैसे ऐसी कार्रवाइयों में वो जो कहते हैं नॉन एस्केलेटरी यानी तनाव न बढ़ाने वाला इरादा और जो जमीनी हकीकत होती है उसमें बड़ा अंतर हो सकता है। हाँ, खासकर जब दोनों तरफ आम लोग बीच में आ जाते हैं। तो फिर इस ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद क्या हुआ? पुंछ जिले का आपने जिक्र किया, वहां क्या स्थिति बनी? पुंछ में स्थिति सच कहूं तो काफी गंभीर हो गई। देखिए, पाकिस्तानी सेना की तरफ से सीमा पार गोलाबारी तो 24 अप्रैल से ही चल रही थी। अच्छा, ऑपरेशन से पहले से? हाँ, पहले से चल रही थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये गोलाबारी बहुत ज्यादा तेज हो गई। बिल्कुल। और घातक भी। इस शदीद गोलाबारी में जो रिपोर्ट्स हैं, कम से कम 15 नागरिकों की मौत हुई। 15? हाँ, और इनमें 4 बच्चे भी शामिल थे और 43 लोग घायल हुए। हे भगवान, 4 बच्चे! ये तो बहुत ही भयानक खबर है। और इस गोलाबारी का असर सिर्फ जाने तक की सीमित नहीं रहा होगा। बात है कि स्कूलों को भी निशाना बनाया गया, यहाँ तक कि एक गुरुद्वारे पर भी हमले की खबर आई। स्कूलों और गुरुद्वारे पर भी? जी। इसने लोगों में एक भयानक दहशत पैदा कर दी है। बहुत से परिवार वो अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हो गए। पूरा इलाका जैसे अस्त व्यस्त हो गया। और ये जो लोग फंस गए हैं हमलों के बीच, उन तक कोई मदद पहुंच पा रही है, कोई राहत? देखिए, कोशिशें तो हो रही हैं। जो स्थानीय प्रशासन है वो राहत शिविर चला रहा है, घायलों को मेडिकल मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि गोलाबारी लगातार जारी है। इसके कारण बचाव और राहत के कामों में बहुत मुश्किल आ रही है। खतरा भी है। हाँ, वो तो है। तो इससे वहां जो मानवीय संकट है वो और गहराता जा रहा है। जाहिर है, जब 2 परमाणु हथियार वाले पड़ोसियों के बीच इतना तनाव हो तो दुनिया भर की नजरें इस पर होंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया आई? हाँ, प्रतिक्रिया आई है। संयुक्त राष्ट्र ने, अमेरिका, चीन और दूसरी जो बड़ी शक्तियां हैं, सबने गहरी चिंता जताई है। सबने भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने की अपील की है और कहा है कि बातचीत के जरिए मसले को सुलझाएं, ताकि शांति बनी रहे। जी, ताकि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनी रहे। लेकिन क्या इन अपीलों का कोई असर दिख रहा है जमीन पर? देखिए, ईमानदारी से कहूं तो फिलहाल इन अपीलों के बावजूद कोई खास नरमी नजर नहीं आ रही है। दोनों देश अपने अपने स्टैंड पर मजबूती से कायम हैं। भारत कह रहा है कि उसकी कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ जरूरी और उचित थी। और पाकिस्तान इसे बिना किसी उकसावे की गई आक्रामकता बता रहा है। तो दोनों के अपने अपने तर्क हैं और इस बीच कोई प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता या बातचीत की पहल अभी तक कामयाब होती नहीं दिख रही। तो एक तरह का गतिरोध बना हुआ है।
हाँ, और ये गतिरोध आगे और तनाव बढ़ने की आशंका को बढ़ा देता है। तो हमने देखा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई हुई और इसका कितना विनाशकारी असर पुंछ के आम नागरिकों पर पड़ा है। जी अंतर्राष्ट्रीय चिंता तो है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर मामला फंसा हुआ है। हाँ, स्थिति अभी भी बहुत नाजुक है, बहुत तनावपूर्ण है। आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अब देखना ये है कि क्या दोनों पक्ष कुछ संयम बरतते हैं या फिर ये जो हिंसा का खतरनाक चक्र है, ये दुर्भाग्य से ऐसे ही चलता रहता है। बिल्कुल, और ये पूरी स्थिति एक सवाल जरूर खड़ा करती है कि जब इस तरह की सीमा पार कार्रवाइयों में दोनों तरफ के बेगुनाह नागरिक मारे जाते हैं, घायल होते हैं, तो फिर वो जो दावे होते हैं कि कार्रवाई सोची समझी थी या तनाव न बढ़ाने वाली थी, उनका असल मतलब क्या रह जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर सोचना जरूरी है। Welcome to the deep dive. We're looking today at a really fast-moving situation in the Poonch district of Jammu and Kashmir. It certainly is. Things have escalated dramatically. Yeah, our sources are covering India's Operation Sindoor and then Pakistan's actions right after. That's right. A terrible trigger event, Yeah. then major cross-border action, and then retaliation. It's quite a sequence. So our goal here is to try and piece together that sequence, understand the immediate impact, and look at how the world's reacting. Let's try and unpack it. Yeah. It's complex, but the chain of events seems pretty clear, at least initially. Okay, let's start with Operation Sindoor. India launched this May 7th, 2025. Precision airstrikes, they said. On 9 locations. Yeah. These were inside Pakistan and Pakistan-administered Kashmir. And this was framed as a direct response to that awful attack in Pahalgam on April 22nd. Yes, where 26 Indian tourists were killed. A truly tragic incident. So India's stated aim was what exactly? Well, the government said it was to dismantle terrorist infrastructure, specifically linked to Lashkar-e-Taiba and Jaish-Mohammed. Okay, and the big deal here really is that this is the first time since 1971 India's actually acknowledged strikes across the international border. That's a really significant point. It could signal, a real shift in how they approach counterterrorism across the border. India described the operation itself as focused, measured, and non-escalatory. They were clear, no Pakistani military sites were hit. That was their official line, yes. Yeah. Focused, measured. But Pakistan's account is starkly different. They reported 31 civilian deaths. Including children, yes, Huh? and 46 injured. So immediately you have these vastly different reports of the same event. Pakistan condemned it, called it an act of war. And they vowed to retaliate, which they did. Which leads us straight to the humanitarian situation unfolding in Poonch. That district became the main target for Pakistan's retaliation, right? Tragically, yes. The shelling there intensified massively after Operation Sindoor. It had been happening sporadically since late April, but this was different. And the cost. We're seeing reports of at least 15 civilians killed. That's right, including 4 children Yeah. and another 43 injured. It's just awful. Homes hit, vehicles, even a Gurdwara reportedly damaged. You can just imagine the fear. Absolutely. Widespread displacement. People are terrified. Local authorities are trying, setting up relief camps, providing aid. But it must be incredibly difficult. It is. The continuous shelling makes rescue and relief work extremely dangerous, so the crisis just deepens. It really shows how even supposedly measured actions can spiral and hit civilians hardest. Precisely. This cycle of action-reaction, it's creating a major humanitarian challenge right there in Poonch. Okay, let's look outwards. What's the international reaction been like? Mostly deep concern. You've got the UN, the US, China, other big players, all calling for restraint. Urging dialogue, trying to get both sides to de-escalate. Yes, the usual calls for calm. But so far, It hasn't really changed anything on the ground. Both sides seem dug in. pretty much. India maintains it's responding to terrorism from Pakistan. Pakistan condemns what it calls unprovoked aggression. The positions are firm. And there's no sign of effective international mediation stepping in. Not in a meaningful way, it seems, Hmm. which is worrying, frankly. It leaves fewer off-ramps for de-escalation. So, wrapping up this deep dive, it sounds like the situation is still extremely volatile. Tensions remain incredibly high. They do. It's a dangerous tit-for-tat cycle.
The international community is definitely watching, hoping things cool down. But it really underscores the immense difficulty of breaking these cycles of violence in the region. Absolutely. It highlights the deep complexities, the historical baggage, and, just how fragile peace can be when these cross-border tensions flare up like this. Achieving lasting peace remains a huge challenge. It's just sobering reality. Thank you for walking us through this concerning situation.